सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग RO ARO री एग्जाम के लिए हिंदी के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे। यह क्लास प्री के अतिरिक्त मेंस के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। RO ARO के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं जहां पर हिंदी आता है, तो यह क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। देखिए, अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए, आप इन नंबर्स पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो आप इसे अभी इंस्टॉल कीजिएगा। अगर आप ऐप के माध्यम से किसी भी पेड कोर्स से जुड़ते हैं और वहां पर एक कूपन कोड अप्लाई करते हैं GYANSIR, तो आपको कोर्स पर 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो तुरंत इंस्टॉल कीजिएगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन और 20% डिस्काउंट का जो ऑफर चल रहा है इसका आप लाभ प्राप्त कीजिए। यह ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, तो आप जल्द से जल्द इस ऑफर का लाभ लीजिए। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, बात करेंगे वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि का तात्पर्य कि किसी भी शब्द को एकदम पूरी तरीके से शुद्ध रूप से लिखना, या फिर वाक्य में भी जो त्रुटि है उसे दूर करना, उसे शुद्ध रूप से लिखना। तो देखिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए, चलिए पहले इसको समझते हैं। देखिए, दिया गया पहला पॉइंट, अशुद्ध भाषा लिखने का रोग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। वर्ड, शब्द तथा वाक्य पर क्रमशः विचार करने के पश्चात निबंध के अंतर्गत विद्यार्थियों द्वारा दी जाने वाली मोटी मोटी अशुद्धियों पर विचार कर लेना भी आवश्यक प्रतीत होता है। देखिए, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो अशुद्ध भाषा लिखने का चलन है ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मतलब हम लोग लिखते हैं अपने स्तर से शुद्ध, लेकिन उसमें कुछ ऐसी त्रुटियां रहती हैं जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। यहाँ पर चर्चा है वर्ड, शब्द तथा वाक्य पर क्रमशः विचार करने के पश्चात भी क्या होता है कि निबंध लेखन की बात जब आती है तो मोटी मोटी अशुद्धियां प्राप्त होती है ना। अनुस्वार का प्रयोग हिंदी में जितना ही आवश्यक है उतना ही आज इसकी उपेक्षा दिखाई दे रही है। अनुस्वार की बात किया जाए तो अनुस्वार का प्रयोग जितना आवश्यक है आज उतनी ही उसकी उपेक्षा की जा रही है। इसके अतिरिक्त ने, को आदि कारक चिन्ह, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये सब जो कारक चिन्ह है कि अनावश्यक तथा अन्यथा प्रयोग, स्थान प्रयोग, मतलब या तो अनावश्यक ही इसका प्रयोग किया जाता है या तो इसका उसका स्थान सही नहीं होता है। इससे क्या होता है, अशुद्ध क्रियापदों का प्रयोग भी होता है और साथ ही साथ लिंग, वचन आदि के त्रुटि से एक एक वाक्य भरे रहते हैं। यही कारण है कि परीक्षा में निबंध के प्रश्न पत्र के विषय का प्रतिपादन करने पर भी विद्यार्थी यथेष्ट अंक अर्जित नहीं कर पाते। अतः यहाँ वाक्य रचना के मध्य होने वाली कुछ अशुद्धियों की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया। देखिए, यहाँ पर इसका तात्पर्य ये निकल कर आ रहा है कि आज के समय में जब कभी बात आती है हिंदी लिखने की तो उसमें त्रुटियां भरी रहती हैं। हम लोग अपने स्तर से पूर्णतः उसको शुद्ध रूप से लिखने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी त्रुटि रहती है जहां पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। यही कारण है कि उचित लिखने के बाद भी हम उतना अंक अर्जित नहीं कर पाते जितने की हम अपेक्षा रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया, देखिए अब यहाँ पर दिया विभक्ति संबंधी अशुद्धियां, कारक चिन्ह, विभक्ति अथवा परसर्ग। देखिए, कर्ता ने, देखिए यहाँ पे कर्ता ने मतलब चिन्ह ने का प्रयोग। देखिए यहाँ पर क्या दिया, सकर्मक क्रिया के सामान्य, आसन, पूर्ण तथा संदिग्ध भूत में कर्तृवाच्य में होता है। तो ये बताया जा रहा है कि ने का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। सकर्मक क्रिया के सामान्य, आसन, पूर्ण अथवा संदिग्ध भूत के कर्तृवाच्य में होता है। सकर्मक क्रिया अकेली हो अथवा किसी संयुक्त क्रिया के पश्चात में। जैसे देखिए, मैंने भोजन किया, है ना, ये सामान्य भूत है। अब मैंने भोजन किया, ये आसन्न भूत है। मैंने भोजन किया था, पूर्ण भूत है। और यहाँ पर दिया है संभव है, मैंने भोजन किया, ये संदिग्ध भूत है। अब देखिए, विद्यार्थी इसके प्रयोग में निम्नलिखित रूप से अशुद्धि करते हैं। देखिए, अब यही सब चीज अगर प्रयोग करना है तो इसकी अशुद्धि कैसे विद्यार्थी करता है, चलिए इसे समझते हैं। देखिए, अब यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए
पिताजी मुझे कुछ रुपए दिए। अब ये अशुद्ध वाक्य, इसका सही होगा पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए, ये शुद्ध रूप में। कौन काम किया है, ये अशुद्ध है। अब इसका शुद्ध रूप है किसने काम किया है। आगे देखिए प्रधानमंत्री ने भाषण दिए थे, ये अशुद्ध है। अब इसका सही रूप होगा प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था। आगे हो सकता है तुम ही यह पत्र फाड़े हो, देखिए ये अशुद्ध है। अब बोलने में शुद्ध लग रहा है, हो सकता है तुम ही यह पत्र फाड़े हो। अब देखिए इसका शुद्ध रूप क्या है, हो सकता है तुम ही ने यह पत्र फाड़ा हो। यहाँ पर ये सभी शुद्ध वाक्य दिए गए। देखिए इसके अतिरिक्त क्या, देखिए अब नोट में लिखा है अकर्मक क्रिया के साथ ने चिन्ह का प्रयोग कभी नहीं होता। अर्थात अगर अकर्मक क्रिया है तो उसके साथ ने का प्रयोग आप नहीं करेंगे। जैसे बच्चे ने रोया, ये गलत होगा, इसका सही रूप है बच्चा रोया। यहाँ पर है मैंने वहां गया था, ये भी गलत है, इसका सही रूप होगा मैं वहां गया था। मोहन ने खूब हंसा, ये भी गलत है, इसका सही होगा मोहन खूब हंसा। अब अगला सेंटेंस है मैंने दूध पीकर स्कूल गया, ये भी त्रुटिपूर्ण है, इसका सही स्वरूप होगा मैं दूध पीकर स्कूल गया था। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर दिया कर्म कारक के चिन्ह, देखिए यहाँ पे कर्म कारक के चिन्ह की बात करेंगे, को का प्रयोग है ना। अब यहाँ पे देखिए का, के लिए, से, पर आदि चिन्हों के स्थान पर को का प्रयोग भूल से कर दिया जाता है। मतलब देखिए अगर के लिए है, से है, पर है, तो इन सब के स्थान पर कई बार क्या होता है भूल कर को का प्रयोग कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे गए जिससे ज्यादा स्पष्ट होगा। देखिए महापुरुषों के उपदेशों को अपने जीवन में प्रयोग करो। देखिए यहाँ पर सेंटेंस क्या लिखा है, वाक्य क्या लिखा है, महापुरुषों के उपदेशों को अपने जीवन में प्रयोग करो, ये गलत है। इसका सही रूप क्या होगा, महापुरुषों के उपदेशों का अपने जीवन में प्रयोग करो, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर जो को लिखा गया इसी की वजह से ये वाक्य गलत हुआ है। यहाँ पर का होगा तो सही होगा। इस विषय में मैं आपको क्या कहूं, ये त्रुटिपूर्ण से वाक्य है, इसका सही रूप हो जाएगा इस विषय में आपसे क्या कहूं। आगे पिताजी मुझे कुछ कपड़े ले आए, ये गलत है, इसका सही स्वरूप हो जाएगा पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए। आगे दिया है सालू को परीक्षा में सम्मिलित होने की इच्छा नहीं है, ये भी गलत है, इसका सही रूप हो जाएगा सालू की परीक्षा में सम्मिलित होने की इच्छा नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ पर को था, इस वजह से त्रुटिपूर्ण है, इस वजह से ये गलत बना था। चलिए और भी आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर दिया है संबंध कारक के चिन्ह का, देखिए के आदि का प्रयोग है ना। अब यहाँ पर सीधा सीधा इसका प्रयोग देखते हैं। जैसे देखिए इस कार्य के विघ्न बनकर तुम आए हो, ये त्रुटिपूर्ण वाक्य या अशुद्ध वाक्य है, इसका सही होगा इस कार्य में विघ्न बनकर तुम आए हो। देखिए यहाँ पर के लिखा था इस वजह से गलत है, इसमें मैं करेंगे तो सही हो जाएगा। इस गांव में घर घर यही दशा है, देखिए ये वाक्य बोलने में एकदम ठीक लग रहा है, सही लग रहा है, इस गांव में घर घर यही दशा है, लेकिन इसका सही स्वरूप है शुद्ध वाक्य इसका होगा इस गांव के घर घर में यही दशा है। आगे अगर आप बढ़ेंगे, देखिए मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है, ये भी गलत वाक्य है, ये भी त्रुटिपूर्ण है, अशुद्ध है, इसका सही स्वरूप हो जाएगा मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित के लिए है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, तो ऐसे ही देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट दिया है न और ड़ संबंधी अशुद्धियां। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या लिखा है, ब्रज भाषा और अवधि में ड़ के स्थान पर न का प्रयोग होता है, किंतु खड़ी बोली में तत्सम शब्दों के प्रयोग होने के कारण न और ड़ के शुद्ध प्रयोग को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए ये कहा जा रहा है कि ब्रज भाषा और अवधि, अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ड़ के स्थान पर आप प्रॉपर न लिख सकते, लेकिन जब खड़ी बोली की बात करेंगे तत्सम शब्दों का जो प्रयोग होता है इसके कारण न और ड़ दोनों के प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया है, ख र री के बाद न ड़ हो जाता है, मतलब अगर कभी भी ख आया है, र आया है, री आया है तो इसके बाद जो ड़ आएगा इसको न लिखेंगे। देखिए चाहे इनके ठीक बाद हो अथवा कुछ वर्डों के बाद हो, है ना। देखिए यहाँ पर जैसे कुछ एग्जांपल्स दिया गया, जैसे ये चरण, आप इसको चरण न भी पढ़ सकते हो, चरण भी पढ़ सकते। यहाँ पर हरण लिखा गया या फिर आप इसको हरण भी बोल सकते। अब आगे क्या लिखे, संस्कृत की जिन मूल धातुओं में ड़ होता है उनसे बने शब्दों में भी ड़ होता है, जैसे गुड़, निपुण, ये सब चीजें। अब आगे यहाँ ड़ संबंधी कुछ शुद्ध शब्द दिए गए, जैसे प्रमाण, इसको आप प्रमाण बोलेंगे या फिर प्रमाण भी कह सकते हैं। उत्तरायण या उत्तरायण, आकर्षण, राक्षस, राक्षसगढ़ पूरा एक में है। आगे है गुड़, दुर्गुण, सगुण, प्रमाण, परिणाम, परिमाण, रमणीक, सम्मिश्रण, वैष्णव, विष्णु, रामायण या फिर रामायण भी आप बोल सकते, राणा या फिर राणा, शिरोमणि, प्रमाणी, रणीर, भरण, पोषण। तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द लिखे गए जिसमें आप हमेशा ड़ का प्रयोग करेंगे। दोस्तों अगला पॉइंट दिया है स, और इसको आप स भी बोल सकते, ख भी बोल सकते, स और ख संबंधी अशुद्धियां, है ना। देखिए इनका उच्चारण क्रमशः तालु और मूर्धा से होता है, अतः इनका नाम भी क्रमशः तालव्य और मूर्धन्य है। ये तालव्य स है और ये मूर्धन्य स है। आगे संस्कृत स वाले शब्द
संस्कृत में देखिए इसको स बोलेंगे वाले थोड़े ही शब्द हिंदी में आते हैं जिनमें से मुख्य, अब देखिए कौन कौन से मुख्य, जैसे आषाढ़, दोष, अभिषेक, वेश, भूषण, मनुष्य, संतोष, कष्ट, पृष्ठ, पष्टि, या फिर इसको आप षष्ठी भी बोल सकते हैं, मतलब यहाँ पे अगर षष्ठी रहेगा तो ऐसे रहेगा। ठीक, आगे क्या दिया गया, भीषण, भीष्म, मेष, वृषभ, तृषा, मृषा, वृष, शिष्य, शेष, विशेष, पौष, पौष्य, पोषण, निष्पाप, विषम। ये सब शब्द ऐसे हैं जिनमें आप अगर स लगाएंगे तो यहाँ पर मूर्धन्य स लगाया जाएगा। देखिए संधि युक्त शब्दों में क, ख, ट, ठ, प, फ के पहले स आता है, जैसे निष्कपट, निष्ठ, निष्पाप, निष्फल। ये जब हम लोग दोस्तों व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो यहाँ पर इसको विस्तार से पढ़ेंगे। संस्कृत शब्दों में च और छ के पहले स आता है, जैसे निश्चय, निश्चल, ये देख लीजिएगा। विशेष ध्यान रखना चाहिए कि स्त्री का अर्थ स प्लस री और री का अर्थ स प्लस र प्लस अ है। देखिए यहाँ पर जब स्त्री लिखा जाएगा तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है स प्लस री, और जब स्र लिखा जाएगा तो इसका अर्थ है स, र और अ। विद्यार्थी इन दोनों का अंतर न समझकर अशुद्धियां करते हैं, अतः इनसे युक्त शब्दों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर न और ड इससे संबंधी अशुद्धियों के बारे में बताया गया, और स और स, एक है तालु स और दूसरा है मूर्धन्य स, इनसे संबंधित अशुद्धियों पर विशेष चर्चा किया गया। आगे देखिए यहाँ पर इसी तरीके से छ और छ है ना, ये छ से छाता और छ से छत्री, ऐसी अशुद्धियां दी गई है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि जो छ है ये क और स के योग से बनता है, इसका अधिक प्रयोग तत्सम शब्दों में ही होता है। उच्चारण की अशुद्धि के कारण प्रायः इनमें अशुद्धियां होती है। इनसे युक्त अधिक प्रचलित शब्द नीचे दिए गए। देखिए यहाँ पर छ और छ से जो बनने वाले प्रचलित शब्द यहाँ पे लिखा गया, जैसे छ मतलब छाता वाले छ की बात करेंगे, जैसे छल, छात्र, छिन्न, छेदन, अच्छा, तुच्छ, स्वच्छ। यहाँ पर आप छ से छाता इसका यूज करेंगे, ये वाला। आगे बात करेंगे, देखिए छ से छत्री मतलब इस वाले शब्द की बात करेंगे, क्षय, क्षमा, क्षण, फिर आगे क्षत्रिय, छार, छिति, छीर, छेम, क्षेत्र, अच्छ, कच्छ, वृक्ष, ये सब हो जाएगा। अब देखिए इसी तरीके से री और री से संबंधित कुछ शब्द दिए गए, आगे ये और ए संबंधित कुछ शब्द दिए गए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसे पढ़िएगा। इसका मूल उद्देश्य है कि अब देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए जिनका अशुद्ध और शुद्ध रूप लिखा गया, जैसे गए, अगर ऐसे लिखा गया तो ये गलत होगा, इसका सही रूप ये है और ये गया का बहुवचन होता है। चाहिए इस प्रकार से लिखा गया तो ये गलत है, इसको आप ऐसे लिखेंगे चाहिए। यहाँ पर पूछिए, ये गलत है, इसे आप लिखेंगे पूछिए, है ना। जांचिए इस प्रकार से लिखा जाएगा। संज्ञाएं, ऐसा इसका रूप बनेगा। पढ़िए, ये गलत है, ये सही हो जाएगा। लिए, ये सही होगा, है ना, लिए एक अव्यय होता है। यहाँ पर देखिए लिए अगर ऐसे लिखा गया तो ये लिया का बहुवचन। आगे रुपए, ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो लिखिए ऐसे होगा। ठीक, देखिए जितनी भी क्रिया है जैसे पूछना, जांचना, है ना, पढ़ना, लिखना, इसके लास्ट में ए लग रहा है, न कि य लग रहा है, ऐसा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा तो गलत हो जाएगा, ये लगेगा। ठीक, चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और शब्दों को देखते हैं। देखिए यहाँ पर अब वा और आ संबंधी कुछ अशुद्धियां दिया है ना, इसको आप देखिएगा, जैसे लिखा है हुआ, खोएगा, जो आदि अशुद्ध है, इसका सही रूप क्या होगा, हुआ, लास्ट में आ लगेगा। खाएगा, जाओ, ये सब लिखना सही है ना। अब यहाँ पर देखिए विदेशी शब्दों की बात करेंगे तो यहाँ पर विदेशी शब्दों को देखिए दिया है तत्सम रूप में न लिख करके तद्भव रूप में लिखना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए जैसे लैंटर्न को लालटेन लिखना उचित है ना। रेल का बहुवचन रेलो होगा, न कि रेल्स होगा, ये इस प्रकार से बनेगा। अनुस्वार संबंधी कुछ नियम यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए जब अनुस्वार के बाद किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ड आता है तब अनुस्वार के स्थान पर विकल्प के सामने वाले वर्ड के वर्ग का पांचवा वर्ड हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये कहने का मतलब है ना कि अगर कभी भी अनुस्वार आएगा तो वर्ड का जो पांचवा अक्षर है, जैसे अंग है ना, अंग के बाद इय, अड़, इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो आपका देखिए न और म, इसका यूज आप करेंगे। जैसे देखिए संयम है ना, यहाँ पर संयोजक, ये सब लिखना है इसको। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ेंगे। देखिए अब यहाँ पर कुछ स्वर दिया है, स्वर और मात्रा संबंधी अशुद्धियां दिया है, इन शब्दों को आप ध्यान से पढ़िएगा। देखिए जब कभी भी अशुद्धि की बात की जाती है तो इसमें मूल रूप से जो शब्द दिए रहते हैं, जो वर्तनी होता है, इसी पर ध्यान देना। देखिए समुज्ज्वल की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 बार आधा ज रहेगा, व रहेगा और ल रहेगा, इस प्रकार से समुज्ज्वल लिखा जाएगा। गृहीत लिखना गलत होता है, इसको ग्रहित लिखा जाता है ना। मुहूर्त में देखिए म में छोटी यू की मात्रा रहती है लेकिन ह में बड़ी यू की मात्रा रहेगी, मुहूर्त ऐसे लिखा जाएगा। महत्व, महत्व में देखिए 2 बार आधा त रहेगा, ये ऐसे लिखा जाएगा। ज्ञानवान, ज्ञानवान लास्ट में न में हलंत रहेगा। चातकीनी अशुद्ध होता है, इसका सही रूप होता है चातकी, है ना।
व्यवहारित गलत होता है, इसको व्यवहारित लिखा जाता है। देखिए अद्यूपी की बात करेंगे तो इसको अद्यापी सही रूप लिखा जाता है। स्वसुर गलत होता है, यहाँ पर देखिए बड़ा स नहीं रहेगा, यहाँ पर छोटा सा रहेगा। नभमंडल, इसको नभोमंडल कहा जाता है। आस्पद की बात करेंगे तो यहाँ पर ये छोटा सा रहता है। मनोकामना, मनः कामना उचित होता है। दुरात्मा गढ़, इसे दुरात्म गढ़ कहना उचित है। पक्षी राज में छोटी की मात्रा रहेगा, इसे लिखेंगे पक्षी राज। नवम, इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा गौरवान्वित, इसमें आधा न रहेगा, न कि यहाँ पर ऊपर अनुस्वार रहेगा। आगे बात करेंगे, देखिए मुस्कुरा सही होगा, मुस्कुरा सही नहीं होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर और आगे बढ़ेंगे, फिजूल में लिखना गलत होता है, इसका सही रूप है फजूल, है ना। इसके बाद देखिए भागवत प्रेम, इसमें भगवत प्रेम सही बनेगा। आगे है समृद्धशाली, तो इसको समृद्धिशाली लिखा जाएगा। कौशल्या, ये देखिए कौशल्या इस प्रकार से गलत है, कौशल्या ऐसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ शब्द है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। इन शब्दों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको आसानी से पढ़ पाएं, है ना। यहाँ पर ये जो शब्द है, देखिए ये एक पेज, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद थोड़ा सा और, है ना, ये इतने का स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। इसके बाद अगली क्लास में और कुछ शब्दों की हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक शब्दों को समझेंगे, कौन सा लिखना सही है, कौन सा लिखना गलत है। यह क्लास दोस्तों आपको प्रतिदिन मिलता रहेगा। बस इस क्लास के लिए आपको इस यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।